डॉक्टर जयनारायण, मैं आप ही से पूछूंगा। मैं पहली बार सुना सुप्रीम कोर्ट में ईडी जाके कह रही है कि मुझे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरे राइट, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब मैंने तो आज तक सुना था कि मेरे अधिकार हैं, राय साहब के अधिकार है, आपके अधिकार है, या ईडी कितनी परेशान हो गई है। तो ईडी को ईडी 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 कबड्डी 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 करके उन्होंने ईडी को ढकेल तो दिया है पीछे। अब ईडी को डर ये लग रहा है भैया अंदर जाए तो कहीं वो कौन सी दफा में कहां पे किस जेल में कौन सी चक्की पिसवाने लगे। ये जेल से जैसे भाई जेल से सबको डर लगता है, तो ईडी वाले भी मनुष्य हैं, कोई ऊपर से थोड़े यहाँ है, तो उनको भी डर लगता है। अब ममता बनर्जी ये कर रही है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जो है वो भी पूरी तरह से लोहा लिए हुए हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर रोज चिट्ठी भेजी जा रही है, रोज कहा जा रहा है कि वो करो। वो रोज चिट्ठी लिख रही हैं, कह रहे हैं कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर एक चिट्ठी ममता बनर्जी कर रही है। तो मेरा कहना है कि वो इनिशिएटिव है। अब ऐसे में मैं बंगाल से इस बात को करूं, अगर बीजेपी 77 से कम सीट लाती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो नितिन नवीन के सिर पे एक होगा। लेकिन उसमें होगा क्या, मोदी जी को छोड़ के सारे लोग खुश होंगे। ममता बनर्जी खुश होंगी, मोहन भागवत भी खुश होंगे कि देखा इसको बनाया तो ये हालत होगी तुम्हारी। तो मेरा अपना, मैं इसी से आपसे बातचीत शुरू कर रहा हूं कि दोनों चीजें एक साथ, एक आरएसएस का जो पावर स्ट्रगल कहा जाता था कि मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में चल रहा है, उसमें ये राउंड बिल्कुल ठीक से मोदी जी के को गया। उन्होंने अपने मन मर्जी जिसको चाहा उसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और दूसरा, बंगाल में जिस तरह पिछली बार रविन्द्रनाथ टैगोर बन के गए थे, इस बार कुछ और बनना चाह रहे थे, मामला जम नहीं पाया है। तो डॉक्टर जयनारायण व्यास, में इस दोनों चीजों पे क्या ये सेटल हो गया कि मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी? कोका ठंडा मतलब कोका कोला। डॉक्टर जयनारायण व्यास। आनंद जी, अभी इतने साल के बाद भी क्या ये स्पष्टता जरूरी है? नमस्कार राय साहब, आपको भी नमस्कार, और दर्शक मित्रों आपको भी नमस्कार। मैं नहीं मानता कि दिस इज एन इश्यू सेटल बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट्स कि मोदी वही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी है। जैसे देवकांत बरुआ ने एक जमाने में बोल के रखा था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो ये वो संभवामी युगे युगे वाली बात है। पार्टी चाहे बदलने से ये जो ट्रेट है नहीं बदलती। तो और बाकी रही संजय जोशी की बात, तो मेरा खुद का आकलन यह है कि दोनों आरएसएस और मोदी के दो में से एक को भी संजय जोशी का उदय गवारा नहीं था। तो दोनों उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे और आखिर जाके उसको धोबी पटक देकर नितिन नवीन को बिठा दिया। अब भुगत रहे हैं। जब आप किसी फेसलेस एंटिटी को पकड़ के लाकर इतने सेंसिटिव जॉब पे लगा देते हो और पहला ही उसको एक विकेट गिर चुका है, 1 डाउन जा रहा है, बाउंस अनइवन है, ओवरकास्ट है क्लाउड से स्काई, और तापमान का पारा भी 2 डिग्री 3 डिग्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जो हाल हमारे भारत के खिलाड़ियों को का एक जमाने में इंग्लैंड में होता था, यही हाल अब नितिन नवीन का होगा। और वो हाल झेलने का उनको अवसर मिलने वाला था, और ये पहला ही अवसर उनको ऐसा मिला कि उनकी कड़ी कसौटी हो जाए। तो मुझे आश्चर्य नहीं है, नितिन नवीन और इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष है, ताकि अगर प्रोबेशन पे है, ठीक नहीं लगे तो अध्यक्ष पद पे किसी और को रखा जाए। तो ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं आनंद जी कोई गलतफहमी मत रखे। बाकी रही ममता बनर्जी की बात, तो अगर ममता बनर्जी जो कर रही है उसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार ने क्या किया होगा वो तो आपके और मेरे समझ के बाहर की बात है। क्या उन्होंने सर में क्या किया, कितने लोगों को निकाला, कितनों को रखा, अंतिम जाके इसकी क्या होगा, क्या तिरुवनंतपुर जैसे हाल होगा, कुछ कहीं सरप्राइज स्प्रिंग आउट होगी, ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने वहां क्या क्या गोल खिलाए हैं। तो अभी सिचुएशन जो है काफी इंटरेस्टिंग है। आपको और
आपके चैनल के लिए और हमारे लोगों के लिए भी ये चर्चाएं चलती रहेगी। तो खैर सब लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं, तो किसी को मालूम नहीं है। और ममता अगर बैकफुट पे जाती है तो ममता खत्म हो जाएगी। तो ममता को आके ईडी के पाले में या सीबीआई के पाले में ही खेलना है और वो खेलेगी। जी डॉक्टर जयनारायण, मैं एक चीज और पूछ लूं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट घटना देश के हिसाब से भी और बंगाल के हिसाब से भी, और बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। 12 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे जैसे अभी सूचना है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के इलेक्शन से वेस्ट बंगाल के इलेक्शन भी कुछ प्रभावित होंगे? क्योंकि जैसा अभी लग रहा है कि जो भी सरकार नई आती है या जो भी आएगी, भारत उनसे अपने रिश्ते तो अभी ठीक नहीं कर पाया है। और जब तक शेख हसीना जी यहाँ रहेंगी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती रहेंगी भारत की धरती से, तब तक चीजें नॉर्मलाइज मुझे नहीं लगता है होंगी। तो मैं जरा एक आपका ये भी वो भी समझ लूं कि जो बीजेपी की टोटल फ्लॉप विदेश नीति रही है, क्या उसका असर भी इलेक्शन में पड़ रहा है कहीं ना कहीं? क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं होता है कुछ, लेकिन इनडायरेक्टली वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ बिल्कुल जगह, वहां पे क्या इसका कोई असर है डॉक्टर जयनारायण? देखिए आनंद जी, दो चीजें हैं। एक तो बांग्लादेश के जो इलेक्शंस है उसमें अवामी लीग को इन्होंने बात कर दिया, इनको निकाल दिया है। तो एज सच वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी इटसेल्फ इज अंडर अ बिग क्वेश्चन मार्क। वो चाहे कुछ भी करे, अवामी लीग को छोड़ के करीब आप आधा पॉपुलेशन को तो छोड़ देते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और वो सरकार फिर चुन के आएगी तो उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? तो ये एक प्रश्न है। देखिए, बांग्लादेश ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने कौन से नेबर के साथ संबंध ठीक रखे? नेपाल के साथ ठीक है? नहीं है। लद्दाख में उन्होंने बबूल बोके रखे। फिर आप आगे निकलो, बांग्लादेश के साथ स्ट्रेन रिलेशंस है, मालदीव्स के साथ अच्छे नहीं है संबंध, श्रीलंका के साथ उतने अच्छे नहीं, और पाकिस्तान के साथ तो है ही नहीं। तो नेपाल जो आज तक कभी बॉर्डर इश्यू का, खुली बॉर्डर थी, कोई कभी नेपाल ने ये इश्यू ही नहीं बनाया, वो भी आजकल अपने जमीन पे भारत ने कब्जा कर लिया करके अपने बॉर्डर इश्यू रेज किए हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सब जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके साथ तो हमारी जो विदेश नीति है बिल्कुल सरेआम निष्फल गई है। और वो विफलता के चलते हुए आज जो हो रहा है, जो ट्रंप जो कर रहे हैं, हमारी सिट्टी पिट्टी गुम होकर के रख दी है उन्होंने, और 25% और टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ईरान के साथ आप व्यापार करते हो तो 75% हो जाएगी, यानी कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार करीब करीब 0 हो जाएगा। तो ये, मगर ये सब इश्यूज ही होते नहीं। भाजपा के लिए ये कोई इश्यू नहीं है। दे आर लाइक ऑस्ट्रिच, कि आप रेत में मुंह छुपा लो और सोच लो कि तूफान चला गया है। उनका जो ताकत कहाँ है, सैनिटेशन ऑफ द वोटर्स लिस्ट, वो कितना किया है। और ये जो इनको क्रिटिकल जगह पे जहां जहां इनको बढ़त चाहिए, वहां किस तरह से उन्होंने मैनूवर किए हैं, किस तरह से उन्होंने सैनिटाइजेशन ऑफ द वोटर्स लिस्ट किया है, उस पर डिपेंड होगा। भाजपा लोकमत की चुनाव नहीं लड़ती। और नितिन नबीन की बात छोड़िए, तो विधायक थे, तो विधायक का ज्ञान एट द बेस्ट अपनी इर्द गिर्द की 2-1 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है। पूरे बिहार के लिए भी मैं इनको नेता नहीं मानता। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख की हैसियत से जो जेपी नड्डा थे वो भी रबर स्टैम्प थे। तो आप कहोगे कि रबर स्टैम्प आ गए, तो रबर स्टैम्प को रबर स्टैम्प से ही रिप्लेस किया जाता है। तो जेपी नड्डा कौन से इंडिपेंडेंट पार्टी प्रेसिडेंट थे? तो ये तो होना नहीं है। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंसी पार्टी प्रमुख के पास नितिन गडकरी जब प्रेसिडेंट थे तब था। उसके बाद तो जो भी आए वो, अगर जो भी मोदी जी ने कहा उसको ही उत्तर दिशा मान के चलने वाले लोग आए हैं। तो इनका कोई दायित्व बंगाल इलेक्शन में है, मैं नहीं मानता, ना भाजपा मानेगी इनको। ठीक है, दे आर ट्राइंग टू पुट हिम टू फैथम द वाटर्स। अगर निकाल देना है तो बहाना कुछ तो चाहिए। और चूंकि उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया, कार्यकारी प्रेसिडेंट बनाया है, यानी वो भी प्रोबेशनर है।
तो अगर ठीक नहीं लगा तो बंगाल इलेक्शन के नाम पे इनको घर भी बिठा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी, मगर जी, भारतीय जनता पार्टी बंगाल अस्मिता के नाम पे इलेक्शन हार जाएगी या ये कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनोवर एंड मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शंस और वोटर लिस्ट, वेयर इलेक्शन कमीशन को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को नीचे ब्रैकेट में लिखना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये हारेगी तो इलेक्शन कमीशन और बाकी की एजेंसियां वगैरह का, खास करके जो प्रधान है उसकी वजह से उनका कुछ भी, मगर लगता नहीं, क्योंकि सिर्फ 18 लाख वोट निकले हैं, तो लगता नहीं है अभी कि वो वहां उन्होंने जो उनको काबिलियत हासिल होनी थी वो कर पाए। तो अब देखें, अब जब चुनाव आएंगे तब तक तो क्या क्या गुल खिलाते हैं लोग, देखना होगा। अब इस बीच में इनके मनसुख मांडविया ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया बैंगन बैगुन करके, तो ये तो इनकी होनी है। जब आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को लेते हैं और फिर इनको फ्रंट लाइन पे पेश करते हैं तो इस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट तो होने हैं। तो इसको छोड़ते हुए मैं मानता हूं कि बंगाल में सब विपक्ष अगर इकट्ठे होकर लड़ते हैं, एक ही ध्येय होना चाहिए कि कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी के सामने हम सब एक है, तब शायद मैं मानता हूं कहीं जाके वो एक सॉलिड रेजिस्टेंस खड़ा कर पाएंगे। नहीं तो ये लोगों ने क्या क्या कहाँ गुल खिलाए हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, वो तो जब चुनाव के नतीजे आने लगेंगे तभी मालूम होंगे। और आपने अभी हमारे बहन जी ने सही बात कही थी कि बिहार के नतीजे जब आ रहे थे तब पहला स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का ये था कि अब बंगाल के जंगल राज को खत्म करना है, यानी इनके लिए बंगाल जीतना ये एक प्राइस विकेट है। तो चाहेंगे कि वो बंगाल में किसी भी तरह से कुछ भी करके अपनी सरकार बिठाए या ममता बनर्जी को फिर से सत्ता के सूत्र संभालने से रोक पाए। तो उसके फिर पच्चीनों पे चलते हुए केरला और तमिलनाडु में भी वो यही प्रयोग का पुनरावर्तन कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सब जो परसेंटेज वाली बातों में आप मत पड़े। परसेंटेज वाली बात तो तब वैलिड है जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना है। हम ये मान के चले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, जितनी भी पॉसिबल गैर रीतियां हैं सब गैर रीतियां ये करेंगे, इलेक्शन कमीशन के जरिए करेंगे और एजेंसियों के जरिए करेंगे, पैसे बहा के करेंगे, ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की वो करके करेंगे। फॉर्चुनेटली पोलराइजेशन उतना कामयाब वेस्ट बंगाल में नहीं रह सकता, मगर करेंगे। और मैं नहीं मानता कि बांग्लादेश के इलेक्शन का इस पे कोई असर होगा। बांग्लादेश का इलेक्शन itself is not a legitimate election going to be acceptable to even people outside Bangladesh, any other legitimate sovereign democracy outside Bangladesh। तो ये उसका तो कोई ज्यादा असर नहीं होना है। मगर शेख हसीना को हमने रखा है, उसकी वजह से हम बांग्लादेश के साथ एक फ्रंट, एक दुश्मनी का हम खोल के बैठे हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। चिकन स्नेक की बिल्कुल नाक पर चाइना का बहुत बड़ा बेज आकार ले चुका है, वो भी हमें पता होना चाहिए। डोकलाम में चाइना ने अपना बेस खड़ा कर दिया, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हमारे लिए सामरिक जहां तक महत्व है चाइना के सामने का, काफी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और आने वाले समय में आईएसआई और अदर एंटी इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी की वजह से अनरेस्ट फैलाने का काम नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में होगा, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। तो इसके कई आउट इफेक्ट्स हो सकते हैं।